हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में भाषा और बोली में जो अंतर संबंध है और उनके बीच जो अंतर है उस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये बीए, एमए या फिर जो अदर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी से संबंधित, वहाँ पे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन क्या है कि अगर कभी उससे गहराई से बनता हुआ कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो अगर आप इस डाउट को पहले से ही क्लियर करके रहेंगे तो निसंदेह आप सही उत्तर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का प्रारूप है वो बहुत ही बदलता जा रहा है। अगर कोई बोली दे दे या फिर भाषा को चिन्हित कर दे या फिर कोई दोनों को मिलता जुलता एक उसमें रख दिया जाए पॉइंट, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपका पहले से ही डाउट क्लियर नहीं होगा भाषा और बोली का, तो आप फंस सकते हैं और आपका प्रश्न गलत हो सकता है। क्योंकि अगर नेट की परीक्षा ले लें या फिर दूसरी जो परीक्षाएं हैं, वहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रश्न पूछ के वो पॉइंट में 3 या 4 पॉइंट को दे देता है और लगता है कि सारे पॉइंट सही हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं विद्यार्थी, समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा प्रयास ज़रूर करूँगी कि आपके सारे डाउट पहले क्लियर हो जाएं। और अगर कोई इससे मिलता जुलता प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसे निसंदेह सही करें। दूसरा ये है कि आप चैनल को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल जो है वो ज़रूर बढ़ जाएगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर ज़रूर आऊँ, ताकि आप अगर उससे आपकी कुछ भ्रम है तो वो भी दूर हों, साथ ही साथ आप आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं दोनों का अंतर संबंध। भाषा और बोली एक दूसरे की अनुपूरक होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बोली वाले क्षेत्र में रहता है तो वो भाषा उसकी जो है वो तो समझता ही है, साथ ही साथ वो अपने जो भाव भंगिमा के माध्यम से या फिर अपने भावों के द्वारा जो अभिव्यक्त करता है वो भी अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर रखा है मैंने कि दोनों ही मनुष्य के भावों संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती हैं। अब देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा उच्चारण, वाक्य विन्यास, शब्द भंडार के कारण सरल या कठिन बनाई जा सकती है। ऐसा लिखने का कारण ये है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद और मुक्तिबोध दोनों ने ही लिखा है, लेकिन जहाँ पर प्रेमचंद की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है और पाठक को बहुत ही आसानी से समझ में आती है। वहीं अगर हम मुक्तिबोध को देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसे कि कोई सामान्य पठन पाठन करने वाला व्यक्ति होगा वो समझ नहीं पाता है। तो ये होता है कि भाषा सरल या कठिन हो सकती है या फिर बनाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट मैंने रखा है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यहाँ पे हम हिंदी के उदाहरण को ही समझेंगे। हिंदी किसी एक राज्य में नहीं बोली जाती है, बल्कि भारत के 10 राज्यों में बोली जा सकती है, समझी भी जाती है। तो अगर हम बोली को देखें तो वो एक क्षेत्र विशेष के दायरे में ही बोली जाती है। अगला पॉइंट है भाषा लिपिबद्ध होती है, वह एक लिपि में लिखी जाती है। भाषा के बारे में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा को ही सबसे पहले ले लें तो आप लोगों को पता होगा कि ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वहीं अगर हम अंग्रेजी भाषा को ले लें तो वो लैटिन लिपि में लिखी जाती है। तो होता है कि जब भाषा लिपिबद्ध होती है तो उसकी एक संरचना बन जाती है, और अगर उससे बिगड़ा हुआ रूप अगर उसका हमारे सामने आता है तो हम कह सकते हैं कि ये सही भाषा नहीं लिखी गई है। तो इसीलिए भाषा लिपिबद्ध होती है, वो हमेशा एक लिपि में लिखी जाती है। अगला पॉइंट है कि भाषा एक या अनेक राज्यों में बोली जा सकती है। ये ऊपर मैंने समझाया था कि जो हिंदी भाषा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही या फिर बिहार में ही, ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिंदी का ठेका लेके बैठा है। ये कहीं भी कह सकते हैं कि एक राज्य से बाहर भी बोली जाती है और समझी जा सकती है। अगला पॉइंट है कि भाषा का आधिकारिक प्रयोग होता है। यहाँ पे आधिकारिक प्रयोग कहने से मेरा मतलब ये है कि जो संवैधानिक या फिर कार्यालयों में जो लिखा पढ़ी होती है वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि हिंदी भाषा को हम ले लें तो क्या है कि जो राज्यों की पत्र व्यवस्था होती है या फिर आधिकारिकता में जो उसका प्रयोग होता है,
वहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे बोलियों का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भाषा का आधिकारिक प्रयोग होता है वो कार्यालय की भाषा भी हो सकती है, न्याय व्यवस्था या फिर न्यायालयों की भाषा भी हो सकती है, होती है बल्कि, और संवैधानिक स्तर पर भी उसका प्रयोग होता है। अगला मैंने रखा है कि शब्द भंडार इसका व्यापक होता है और ये कई बोलियों को अपने में समाहित की होती है। इसका उदाहरण हम हिंदी के माध्यम से ही समझते हैं। हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है और कई बोलियों को समाहित करने का तात्पर्य ये है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इसमें भी इसकी टोटल कितनी हैं, 18 बोलियां हैं और ये अपने अंदर समाहित करके रखी है, लेकिन बोली ऐसा नहीं कर सकती है। अगला है कि भाषा का अपना व्याकरण होता है। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो भाषाएं होती हैं उनका अपना व्याकरण होता है। जैसे संस्कृत है उसका अपना व्याकरण है, उर्दू का अपना व्याकरण है, फारसी का अपना व्याकरण है, हिंदी का अपना व्याकरण है। तो जो भाषाएं होती हैं उनका एक व्याकरणिक ढांचा और एक व्याकरणिक स्वरूप भी होता है। अगला है कि भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। जैसे कि हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसे भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो टेक्निकल भाषाएं हैं उसे भी हिंदी में हम पढ़ सकते हैं, डॉक्टरी भी आजकल देख रहे हैं कि हिंदी में चल रही है। तो भाषा हमेशा भाषा का माध्यम, भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। अब देखते हैं बोली। जो बोली को मैंने पॉइंट में भी नोट करके रखा है उसे आप भी नोट करें, उसे समझने का प्रयास करें। बोली स्थानीय प्रभाव को ग्रहण करके प्रायः सरल होती है। हमने भाषा में देखा था कि वो शब्द भंडार और वाक्य विन्यास के आधार पर सरल या कठिन बनाई जा सकती है, लेकिन स्थानीय प्रभाव को ग्रहण करने के कारण बोली हमेशा सरल होती है और उसमें सरलता होती है, मधुर ध्वनि होती है, कर्कशता इसके अंदर नहीं आ सकती है। अगला है कि इसका शब्द भंडार सीमित होता है। चूँकि इसका अपना व्याकरण नहीं होता है तो इसका शब्द भंडार भी सीमित होता है। अगला है कि व्याकरण नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये बोली है ना कि भाषा है तो इसका अपना व्याकरणिक ढांचा नहीं होता है। अगला है कि शिक्षा का माध्यम नहीं होती है। जो बोली है, मान लीजिए कोई भोजपुरी का अगर रहने वाला है तो भोजपुरी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती है, अवधी नहीं हो सकती है, छत्तीसगढ़ी भी नहीं हो सकती है, बघेली भी नहीं हो सकती है। तो बोली के अंदर ये ढांचा नहीं मिल सकता है। वो एक क्षेत्र विशेष की बोली तो हो सकती है, बोलने की भाषा तो हो सकती है, लेकिन शिक्षा का माध्यम कभी नहीं हो सकती है। अगला है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसा कि भाषा है वो एक राज्य से कई राज्यों में बोली जा सकती है, लेकिन जो बोली है वो एक सीमित क्षेत्र विशेष के दायरे में ही बोली जाती है। उस क्षेत्र के बाहर जाएंगे तो आपको दूसरी बोली देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन वो बोली वहाँ पे नहीं मिलेगी। कह सकते हैं कि अगर आप क्षेत्र बदलेंगे तो आपकी बोली भी बदल जाएगी। अगला पॉइंट है कि आधिकारिक प्रयोग नहीं होता है। आधिकारिक प्रयोग से मतलब ये है कि कार्यालयों की भाषा नहीं हो सकती है, ये सिर्फ बोलचाल की भाषा ही हो सकती है। और अगला मैंने रखा है लिपिबद्ध नहीं होती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के माध्यम से। जैसा कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी लैटिन लिपि में लिखी जाती है, लेकिन बोली का कोई लिपि नहीं होता है। वो एक भाषा के अंदर समाई हुई ही, उससे निकली हुई भाषा को अभिव्यक्त करने की बोलचाल की भाषा ही हो सकती है। तो ये कुछ टॉपिक थे, पॉइंट थे जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा और मुझे पूरी आशा है कि इसके माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।